हेलो। तो इस वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं नेफ्रॉन का डिस्कशन। तो हमने पढ़ लिया कि पीसीटी से क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। ओके, ये सारे हमने इनकी परसेंटेज देख ली, कितने कितने परसेंट में क्या क्या अमाउंट रीएब्जॉर्ब होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है ये हमारा ये है लूप ऑफ हेनली। इसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। जो डिसेंडिंग है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है थिक एक होता है थिन। सिमिलरली इसका भी एक होता है थिन और एक होता है थिक असेंडिंग लूप। इसको डिस्कस करते हैं। पहले डीसीटी को देखते हैं ना। जो भी हम पीसीटी एंड डीसीटी लिखते हैं, इसमें पी से हो गया प्रॉक्सिमल, इसमें डी से हो गया डिस्टल। बट कन्वॉल्यूटेड का मतलब क्या होता है? कन्वॉल्यूटेड का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे, मतलब ये स्ट्रेट नहीं होती है, ना ही ये स्ट्रेट होती है ना ही ये स्ट्रेट होती है। ये क्या होती है? ऐसे कन्वॉल्यूटेड होती है। ओके, तो स्ट्रेट ना हो करके थोड़ी स्प्रिंग टाइप या फिर एक पैटर्न में पड़ी रहती है, तो इसलिए इसको कन्वॉल्यूटेड बोलते हैं इन दोनों को। ये दोनों स्ट्रेट नहीं होती। लूप ऑफ हेनली को लूप इसलिए बोला है क्योंकि एक हेयर पिन की तरह लूप बनाती है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। अब एक बार देखते हैं डीसीटी का। सो डीसीटी में हमारे पास चैनल्स होते हैं। इन चैनल से सोडियम एंड क्लोराइड क्या होता है? एब्जॉर्ब होते हैं। तो NaCl चैनल्स होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो थायजाइड्स होते हैं वो इन चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसको इनिबिट करने का काम कौन से ड्रग्स करती है? थायजाइड ब्लॉक्स दीज चैनल्स, थायजाइड्स। ठीक है, सिमिलरली लूप ऑफ हेनले में हम देखते हैं कि असेंडिंग वाला जो पार्ट है उसका थिक सेगमेंट है। इस पे हमारे पास ये चैनल्स होते हैं जो कि रीएब्जॉर्ब क्या क्या करते हैं? सोडियम एक पोटेशियम दो क्लोराइड। तो सोडियम पोटेशियम दो क्लोराइड का चैनल का जो इनहिबिट करते हैं इस वाले चैनल को, वो कौन सी ड्रग है आपकी? लूप डायूरेटिक्स, जिसमें क्या आ जाते हैं लूप डायूरेटिक्स में? फ्यूरोजमाइड वगैरह, फ्यूरोजमाइड। ठीक है, और इस वाले चैनल को कौन इनहिबिट करते हैं? थायजाइड्स। ठीक है, तो मेनली ये वाला चैनल से हम सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिसकी वजह से इसके पीछे पीछे पानी भी खींचा चला आता है और एक तरह से हमने पानी सॉल्ट के साथ वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वाले सेगमेंट में एक सेल्स होते हैं मैक्यूला डेंसा, जो कि इसके एपिथेलियम को लाइन करते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं हम, अभी इतना ही देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, वो सब की सबके अटैचमेंट इस वाली कलेक्टिंग डक्ट से होते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट फर्दर इससे जो भी फिल्ट्रेट बना उसको जा कर के पेल्विस में डाल देगा, एंड पेल्विस से फिर फर्दर वो यूरेटर में आ जाएगी। अब देखते हैं लूप ऑफ हेनली को। लूप ऑफ हेनली को के दो पार्ट्स होते हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट और एक असेंडिंग पार्ट। तो लूप ऑफ हेनली का डिसेंडिंग पार्ट है और ये असेंडिंग पार्ट है। अच्छा, एक बात रह गई कि जो हमारा पीसीटी होता है इसमें जो फिल्ट्रेट आया है वो कैसा है? वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक क्यों है? क्योंकि जितना सोडियम एब्जॉर्ब हुआ है, रीएब्जॉर्ब हुआ है, उतना ही वाटर रीएब्जॉर्ब हुआ है। तो हम तो इसको हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक तब बोलते हैं ना, जब या तो सोल्ट ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में, या फिर वाटर ज़्यादा होता है सोल्ट के कंपैरिजन में। बट इसमें तो बराबर का सोल्ट रीएब्जॉर्ब हुआ सोडियम, और बराबर का ही वाटर रीएब्जॉर्ब हुआ। तो जितना आया था उतना ही ओस्मोलैरिटी के साथ इसमें से निकल रहा है। तो पीसीटी से जो फिल्ट्रेट जाता है वो कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है। अब वो जो फिल्ट्रेट इससे मतलब इससे रीएब्जॉर्ब वगैरह होकर जो फर्दर आपकी लूप ऑफ हेनली में आया है वो शुरू में कैसा था? आइसोटोनिक। अब देखते हैं लूप ऑफ हेनली में क्या क्या चेंज आता है उसमें। तो ये लूप ऑफ हेनली है। इस वाली जो सेगमेंट है, जो डिसेंडिंग सेगमेंट है, इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें से सिर्फ वाटर क्या हो सकता है? रीएब्जॉर्ब हो सकता है। इसके पास कोई चैनल्स नहीं है। NaCl या जो भी आयंस है उनके लिए कोई चैनल्स नहीं होते इस वाले के पास। लेकिन वाटर क्या होता है? फ्रीली रीएब्जॉर्ब हो सकता है इस वाले सेगमेंट से। अब सोच के देखना है कि अगर इस सेगमेंट से सोल्ट नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जितना भी फिल्ट्रेट इसमें आ रहा है उसमें से सारा पानी निकल गया, सोल्ट रह गया पीछे। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये फाइनली क्या कर रहा है? ये इसको कंसनट्रेट करता जा रहा है। जितना भी इसमें यूरिन या फिल्ट्रेट हम बोल रहे हैं वो बनेगी, वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करके पीछे क्या छोड़ देगा? सोल्ट। तो ये कंसनट्रेट करता जा रहा है उसको। कंसनट्रेट का मतलब क्या होता है? उतना ज़्यादा सोल्ट होना उसमें। तो इसलिए सेगमेंट को, जो डिसेंडिंग सेगमेंट है, इसको कंसनट्रेटिंग सेगमेंट बोलते हैं, कि जो भी ऊपर से फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें से वाटर को रीएब्जॉर्ब करके इसको उतना ज़्यादा कंसनट्रेट करता जा रहा है। ठीक है, और यही खास बात है कि ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर
इसका मतलब हम समझ सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ से पीसीटी से जो फिल्ट्रेट आ रहा था उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 थी। 300 हमारी शुरू में होती है। 300 से जैसे जैसे वो नीचे आता गया उसमें से वाटर निकलता गया, पीछे क्या रहता गया, सोल्ट। तो जैसे जैसे वाटर निकलता गया उस कंसनट्रेशन बढ़ती गई, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती गई। तो 300 से 600 हुई, 600 से 900 हुई, और टिप पे आकर के फाइनली कितनी हो जाती है ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे कितनी हो जाती है फाइनली 1200, और शुरू में कितनी थी 300 ऑस्मोलैरिटी। तो एक इसका मतलब है कि इसने क्या किया है, उसको मल्टीप्लाई करते गया, 300 से 600, 600 से 900, 1200, इतनी ज़्यादा इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ कर दी सारे पानी को रीअब्जॉर्ब करके। तो इस सेगमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। ठीक है, इसके पास कोई चैनल्स नहीं होते सोल्ट के लिए। ठीक है, अब ये फिल्ट्रेट आगे चला गया 1200 के साथ, इतनी ऑस्मोलैरिटी के साथ। अब जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें क्या होता है हमारे पास, हमने ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ पे चैनल्स होते हैं हमारे पास, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड के चैनल्स। इसके थ्रू क्या हो जाता है, ये जो भी आयंस है, जो भी आपके पास सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, ये रीअब्जॉर्ब होते जाएंगे, जिसकी वजह से जो पीछे है वो क्या छूट जाएगा, वाटर। इसमें पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें से सारा सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, पीछे वाटर हो जाएगा। तो ये वाली सेगमेंट क्या कर रही है, ये डाइल्यूट कर रही है। जो भी फिल्ट्रेट आ रहा था उसमें पानी पानी रह जाता है, सॉल्ट सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये उसको डाइल्यूट कर रही है, मतलब किसी भी चीज़ में अगर हम पानी ऐड कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं उसको, सिमिलरली ये वाला सेगमेंट डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट देगा फाइनली। तो इन दोनों की खास बात क्या होती है कि एक स्टेटमेंट लिखी आती है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है ना, दैट इज़ इम्परमिएबल टू सोल्ट, मतलब उसमें से सोल्ट नहीं बाहर जा सकते, इम्परमिएबल है बट परमिएबल टू वाटर, लेकिन परमिएबल है वाटर के लिए। सिमिलरली जो असेंडिंग लिम्ब है, दिस इज़ इम्परमिएबल फॉर वाटर बट परमिएबल फॉर सोल्ट। तो परमिएबल इम्परमिएबल से क्वेश्चन आते ही ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब होएगा और इस वाले सेगमेंट से सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होएगा। और ये कंसनट्रेटिंग सेगमेंट है और ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, इसलिए ये डाइल्यूट कर देता है। तो यहाँ पर यूरिन कैसी हो गई थी, हाइपरटोनिक हो गई थी, क्योंकि सोल्ट था उसमें। ये वाला सेगमेंट डाइल्यूट करके उसको क्या बना देता, हाइपोटोनिक। पीसीटी क्या बना रहा था, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड अब इसमें वाटर रह गया तो ये हाइपोटोनिक हो गई। ठीक है, अब यही वाली यूरिन ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इतना इतना हमने पढ़ लिया है। अब इसको देखते हैं नोट से। ओके, यहाँ से देखा हमने, पीछे पढ़ लिया था सारा। नाउ जो ट्रांसपोर्टर है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के लिए, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, ये पढ़ ली थी हमने। पीसीटी की बात करें तो पीसीटी की जो एपिथेलियम होती है उसमें माइक्रोविलाई होती है, एंड पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। हमने देख लिया सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन वाटर की, सोल्ट की पीसीटी के लेवल पे हो रही थी। ओके, पीसीटी से यूरिन कैसी बन रही थी, आइसोटोनिक थी उसमें। ओके, क्योंकि जितना सोल्ट एब्जॉर्ब हो रहा था, जितना सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा था, उतना ही वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा था। जो डिसेंडिंग लूप है नीचे जो आ रही थी उसको कंसनट्रेटिंग सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें से सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था। जो असेंडिंग लूप है उसमें उसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें से सोल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहा था और वाटर पीछे रह गया था। तो उस वाली यूरिन में वाटर ज़्यादा होने की वजह से हम उसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोलते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर लूप ऑफ हेनली को बोलते हैं, काउंटर करंट एक्सचेंजर वासा रेक्टा को बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ मैं, बट इसको एज इट इज़ याद रख लेना है। मल्टीप्लायर हमने देखा कि लूप ऑफ हेनली क्या कर देता है, ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज़ करता है। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो ऑस्मोलैरिटी मल्टीप्लाई होती जाती है, 300 से 600, 900 एंड फाइनली 1200 ऑस्मोलैरिटी पहुँच जाती है। अच्छा, अब मतलब जो ये वाला सेगमेंट है, ये वाला काउंटर करंट मल्टीप्लायर कर रहा है, और काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या होता है, जो हमारी पूरी नेफ्रॉन है इसके ऊपर ना ब्लड वेसल्स होती है। जैसे कि यहाँ से हमने ईफरेंट देखी, आर्टेरियोल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे क्या फाइनली जाता है, ईफरेंट। वही जो ईफरेंट है ना, वो इसके ऊपर से लिपट लिपट के जाता है। ठीक है, तो लिपट लिपट के क्या क्या फ़ायदा है उसका, कि वो जो ये वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा था ना, वो वाटर उसमें चला जाता है। तो एक तरीके से इसका भी पूरा एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है। तो वासा रेक्टा बस याद रखना, वासा रेक्टा कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कि इस पूरी नेफ्रॉन के ऊपर से वेसल्स जाती है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, वो उनका काम क्या है, दे आर कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंजर, और इनको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली को काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इनको बस ऐसे याद रख लेना है, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस वाले कॉन्सेप्ट के। अच्छा, ये हमने देखा कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से
GFR इंक्रीज़ हो जाता है, वो पीछे पड़ा था। और ज़्यादा प्रोटीन डाइट में लेने से कंसनट्रेट भी हो जाती है यूरिन। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है DCT। अच्छा, DCT में हमने एक चैनल्स देखे, NaCl वाले चैनल्स। कौन से? ये वाले चैनल्स DCT में। तो DCT में अगर इस चैनल को हमने बंद कर दिया थायजाइड से, तो ये सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, और जिसकी जिसकी वजह से सोडियम आगे चला जाएगा। और सोडियम क्या खींचता है? हमेशा पानी खींचता है, जिसकी वजह से पानी भी बाहर चला जाएगा। तो ये एक तरीके का डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक का मतलब ही क्या होता है? वाटर का लॉस कराना बॉडी से। तो अगर हम सोडियम को नहीं रीअब्जॉर्ब करेंगे तो सोडियम यूरिन में बह जाएगा, और सोडियम अपने पीछे पीछे वाटर भी ले जाता है, तो वाटर का लॉस करा दिया हमने। ये था थायजाइड का फंक्शन इस वाले चैनल पे। एक दूसरी आपके पास अगर इस चैनल में म्यूटेशन हो जाती है, डिफेक्ट हो जाता है इस चैनल में, तो क्या होगा? उस वाले सिंड्रोम को क्या बोलते हैं हम? जिटलमैन सिंड्रोम का मीन क्या पैथोलॉजी है कि देयर इज़ डिफेक्ट या फिर म्यूटेशन हो जाती है इस वाले चैनल के प्रोटीन्स में, जिसकी वजह से ये सोडियम क्लोराइड को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब ये रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो सोडियम नहीं आएगा ब्लड में, सोडियम नहीं आएगा तो उसके पीछे पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो बीपी का क्या, बीपी पे क्या असर पड़ेगा? तो बीपी लो हो जाता है इन लोगों में, क्योंकि जो बीपी का मीन कैसे बीपी बढ़ता है, वो सोडियम और वाटर की वजह से बढ़ता है। सोडियम नहीं रीअब्जॉर्ब हो रहा है नेफ्रॉन से, वाटर नहीं आ रहा उसके पीछे, तो बीपी भी लो हो जाएगा। तो जिटलमैन में आपको सोडियम और वाटर की कमी हो जाती है ब्लड में, जिसकी वजह से बीपी भी लो हो जाता है। तो ये है जिटलमैन। हमने देख लिया DCT का जो सोडियम क्लोराइड का चैनल है, उसमें म्यूटेशन की वजह से जिटलमैन सिंड्रोम हो जाता है। अब देखते हैं जेजी अपैरेटस। ओके, जेजी अपैरेटस, जेजी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलस। ठीक है, जक्स्टा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है जक्स्टा। जक्स्टा मतलब होता है करीब, पास। तो ग्लोमेरुलस हमने पता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस के पास एक, जक्स्टा मतलब प्रॉक्सिमल में उसी के पास आसपास एक अपैरेटस जो कि एक तरीके से काम करता है। उसके पहले कंपोनेंट्स देखते हैं किन किन चीज़ों से वो ये अपैरेटस सामान बना है पूरा। उसमें है जेजी सेल्स, जो कि किसमें है? एफरेंट आर्टेरियल के सेल्स होते हैं, मैक्यूला डेंसा DCT के सेल्स होते हैं, एंड मेसेंजियल सेल्स जिनको लेसिस सेल भी बोलते हैं। ये तीन हैं, मिलके काम करते हैं। देखते हैं कैसे काम करते हैं। ओके, तो ये बनाया हुआ है कि कौन कौन से सेल्स हैं। तो हमें पता है ये क्या है? बाउमेन कैप्सूल। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ये है एफरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है? ईफरेंट आर्टेरियोल। ओके, अब एक चीज़ मैंने बताई नहीं, मिजेंजियम क्या होती है? मिजेंजियम होती है जो इन आर्टेरियोल्स के आसपास जितना भी एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, एक तरीके से कौन से सेल्स होते हैं? इसमें आपके फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, तो वो मिजेंजियम होती है जो एक्स्ट्रा सपोर्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मिजेंजियम में भी होता है, सॉरी ये जो ग्लोमेरुलस के आसपास भी होता है, और इस वेसल्स के आसपास भी होता है मिजेंजियम। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि ये पूरा आपका ग्लोमेरुलस हो गया। ओके, ये आ रही थी आपकी PCT, ये आ जाती है फिर लूपोफेनले, और लेट से ये आ जाती है आपकी DCT। DCT फाइनली ड्रेन कर देती है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो ज़्यादातर मतलब हमेशा ही क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि DCT है ना, वो हमेशा ही इस वाले कॉम्प्लेक्स के पास होती है। हम ड्रॉ तो करते हैं उसको, हमेशा सीधा ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसे मैंने पीछे ड्रॉ करा था, DCT उधर जाती है, बट वो तो एक उसको पूरा खोल के रख दिया हमने वैसे बनाया, बट वो हमेशा ही ऐसी इस स्ट्रक्चर में होती है। इस तरह की जो DCT होती है ना, वो हमेशा ग्लोमेरुलस के करीब होती है। अब हम एक एक कंपोनेंट देखते हैं जेजी अपैरेटस का। जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो कि किसके होते हैं? एफरेंट आर्टेरियोल के सेल होते हैं। ओके, क्या खास बात है जेजी सेल की? जेजी सेल के पास होते हैं ग्रेन्यूल्स, और इन ग्रेन्यूल्स में क्या होती है? आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन जिसका नाम क्या है? रेनिन। तो ये जो ये जेजी सेल्स होते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स, इनके पास छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके सेल में, और उन ग्रेन्यूल्स में रेनिन होता है। ओके, ठीक है, जो DCT है उसके, ये मैंने काट दी, सपोज DCT ट्यूब थी और उसको काट के इधर दिखा दिया, तो ये उसकी वॉल है। ठीक है, DCT की वॉल है ना, जो उन सेल्स को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। क्या? मैक्यूला डेंसा। इन मैक्यूला डेंसा के पास स्पेशल सेंसर्स होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि क्या चेक करते हैं कि जो भी फिल्ट्रेट आ रहा था ना, फिल्टर होकर के यहाँ से उसमें सोडियम कितना है वो चेक करते हैं, और उसकी वजह से फिल्ट्रेट को जज करते हैं। ठीक है, तो मैक्यूला डेंसा का क्या काम है? सोडियम को क्या करना? चेक करना, उसका अमाउंट चेक करना कि फिल्ट्रेट में कितना सोडियम आ रहा है। ठीक है, ये दो काम हो गए। हम जेजी का काम हो गया रेनिन कंटेन करना, मैक्यूला डेंसा का काम हो गया सोडियम सेंसर्स
ठीक है। बीच में जो स्पेस होती है इसमें आपके मेसेंजियम प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, लैसिस सेल। क्या? लैसिस सेल। ओके, तो ये 3 हो गए आपके जेजी अपैरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर, ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के जक्स्टा, जक्स्टा मतलब करीब में ही एक अपैरेटस प्रेजेंट है, उसको हम जेजी अपैरेटस बोलते हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या है इस जेजी सेल, जेजी अपैरेटस का? ठीक है, सपोज हाँ, इसका मेन फंक्शन होता है बीपी के रेगुलेशन में हेल्प करना। याद है हमने पढ़ा था पीछे बीपी रेगुलेशन में आपके पास इमीडिएट तो होते हैं बेरो रिफ्लेक्स, देन इंटरमीडिएट होता है, एंड इंटरमीडिएट में आ जाता है आपका किडनी रास सिस्टम। ठीक है, तो वो जो बीपी को मैनेज करने का जो दूसरा नंबर का सिस्टम होता है जो कि विद इन आवर्स काम करता है, वो रास सिस्टम, वो आ जाता है इसका फंक्शन। कैसे? किडनी कैसे रास सिस्टम से आपका बीपी मैनेज होता है। अब सपोज लेट्स मान के चलते हैं कि किसी इंसान में क्या है, बीपी कम है। क्या मान लेते हैं? बीपी कम है। बीपी कम है तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड कम आएगा, क्योंकि बीपी में हमें भी इसको हाइपोवोलेमिया हो गया था, ब्लड लॉस हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी भी वजह से हाइपोवोलेमिया है, या फिर बीपी कम है। बीपी कम है तो ब्लड कम आ रहा है, ब्लड कम आ रहा है तो ब्लड फिल्टर भी कम हो रहा है, फिल्टर हो रहा है तो उसमें सोडियम भी कम आ रहा है। भाई ब्लड कम, सोडियम कम। ठीक है, सोडियम कम, तो ये जो डीसीटी के सेल्स थे मैक्यूला डेंसा, ये क्या डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई सोडियम कम आ रहा है, इसका मतलब बीपी कम है, किसमें? ब्लड में। ठीक है, तो ये सिग्नल भेजते हैं उसके जो पास में ही सेल्स है, कौन से सेल्स? जेजी सेल्स को सिग्नल भेजते हैं यहीं से, क्योंकि पास में ही है। सिग्नल भेजते हैं जेजी सेल को कि भाई बीपी कम है, मुझे सोडियम कम मिले, जो भी फिल्ट्रेट आया उसमें सोडियम कम मिले, तुम देखो। तो जेजी सेल उसके रिस्पॉन्स में क्या रिलीज़ कर देता है? क्या है उसके पास? रेनिन, रेनिन रिलीज़ कर देता है। अब आगे की स्टोरी हमें पता ही है, देखते हैं। तो लो सोडियम या लो बीपी डिटेक्ट कर लिया किसने? मैक्यूला डेंसा ने। मैक्यूला डेंसा ने लो सोडियम लो बीपी डिटेक्ट कर लिया। उसने किसको सिग्नल भेजा? उसने भेजा सिग्नल किसको? जेजी सेल को। जेजी सेल के पास क्या है? रिलीज रेनिन, जो ग्रेन्यूल्स में, तो उसने रेनिन रिलीज़ कर दिया। अब ये रेनिन रिलीज़ कहाँ हुआ? इसके पास नहीं, वो रिलीज़ हुआ इसके में। ये इसमें क्या आ रहा है? ब्लड, ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब रेनिन कहाँ रिलीज़ हो गया? ब्लड में। रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से है? ये हमेशा ब्लड में होता है, इसको रिलीज़ करता है लिवर। ओके, लिवर प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजन, लेकिन ये जन है, हमें जन पता है क्या होता है? इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो जो जेजी सेल ने रेनिन रिलीज़ किया वो ब्लड में आ गया, और ब्लड में क्या प्रेजेंट था? एंजियोटेंसिनोजन। इस रेनिन ने तुरंत इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन 1 में। अब 1 भी एक्टिव नहीं है, 1 को भी एस एंजाइम चाहिएगा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के लिए। ये एस एंजाइम रिलीज़ होता है लंग्स से, तो ये वाला ब्लड जो है जो कि एंजियोटेंसिन 1 को कैरी करके लेके जा रहा है, ये पूरी बॉडी में तो हो गई, तो उस पर एस प्रेजेंट होता है, एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये इसको एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब मेन एंजाइम आपका, मेन जो फैक्टर है, मेन जो हीरो है, वो आ जाता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 3 काम करता है। ठीक है, ये क्या कर देता है? हमने पीछे देखा था वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स में, तो एंजियोटेंसिन 2 भी एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर था। तो ये क्या कर देता है? जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट हो गई ब्लड वेसल्स, तो बीपी बढ़ जाता है। दूसरा, ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करा देता है। ठीक है, तीसरा ये कर देता है, एंजियोटेंसिन ब्लड में तो है ही, ये जाता है एड्रिनल ग्लैंड के पास, और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कर। तो इसके रिस्पॉन्स में एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कर देता है, और हमें पता है एल्डोस्टेरोन किस पे? कलेक्टिंग डक्ट पे एल्डोस्टेरोन के चैनल्स होते हैं, उस पर काम करता है, और जितना भी फ्लूइड आ रहा था उसमें से सोडियम और वाटर और एब्जॉर्ब करवा देता है। ठीक है, तो सोडियम एंड वाटर ब्लड में और रीएब्जॉर्ब हो गया, तो सोडियम के और वाटर के बढ़ने की वजह से बीपी और बढ़ जाता है। तो फाइनली हमने देख लिया कि बीपी कम था, उसको डिटेक्ट किया गया, उसके रिस्पॉन्स में रेनिन रिलीज़ करके पूरा ये सिस्टम चालू किया गया, और फाइनली वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से फिर बीपी बढ़ाने की कोशिश करी, सोडियम भी रीएब्जॉर्ब कराया, एल्डोस्टेरोन ने फिर काम करके क्या करा? सोडियम एंड वाटर को रीएब्जॉर्ब कराया, जिसकी वजह से बीपी बढ़ गया। तो ये बीपी रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म है। क्या नाम है इस सिस्टम का पूरा? रास सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है रास की? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। 3
कंपोनेंट हमारे पास, रेनिन देख लिया हमने, फिर है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन भी देख लिया हमने, फिर है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन भी देख लिया हमने। तो इस सिस्टम को चालू करने के लिए आपके पास 3 कंपोनेंट है, 3 सब्सटेंस कंपोनेंट्स चाहिए जो कि एक एक करके एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और फाइनली बीपी को बढ़ाते हैं। अब हमने क्या देखा, एल्डोस्टेरोन ने फाइनली क्या किया, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा दिया, कलेक्टिंग डक्ट पे इसका चैनल होता है। ओके, अभी हम देखेंगे कि कौन सा चैनल होता है एल्डोस्टेरोन के लिए। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि इसने रीअब्जॉर्ब करा लिया। अब ऐसे तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये रीअब्जॉर्ब कराता जाएगा, बीपी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। भाई ये मैकेनिज्म का मकसद क्या था कि भाई नॉर्मल से लो बीपी से नॉर्मल करना, बट ये तो कंटिन्यूसली रीअब्जॉर्ब करता जाएगा। तो हमें इसको रोकना पड़ेगा, इसके लिए एक एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा। वो एंटागोनिस्ट कौन रिलीज करता है, हार्ट। उस एंटागोनिस्ट का नाम क्या है, ANP। क्या, ANP। अबे हार्ट कैसे रिलीज कर रहा है ANP को। अब एल्डोस्टेरोन के रिस्पॉन्स में वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्ब हो गया, किससे, कलेक्टिंग डक्ट से। ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, बहुत सारा सोडियम आ गया, बहुत ज़्यादा वाटर आ गया। तो ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा वाटर आने की वजह से हार्ट पे लोड पड़ जाएगा। भाई इतना ज़्यादा वाटर बॉडी में जमा हो रहा है, क्योंकि यूरिन में तो बह नहीं रहा है वो, उसको तो एल्डोस्टेरोन की वजह से वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। तो हार्ट फील करता है कि इतना ज़्यादा ब्लड, इतना ज़्यादा वॉल्यूम ओवरलोड कैसे हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए क्या कर देता है वो सोचता है कि अब तो सोडियम और वाटर को निकालना पड़ेगा बाहर, तो वो रिलीज़ कर देता है ANP। फुल फॉर्म क्या है ANP की, एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। क्या, एट्रियल कहाँ से रिलीज़ हुआ, हार्ट के एट्रियम से। नाइट्रीयूरेटिक, नाइट्री मतलब क्या होता है, सोडियम, यूरेटिक मतलब यूरिन में लूज़ करना, सोडियम को यूरिन में लूज़ करने के लिए एट्रिया ने एक पेप्टाइड रिलीज़ करा, उसको हमने क्या बोलते हैं, ANP। ये ANP काम करेगा यहाँ पे और इन सोडियम चैनल्स को क्या कर देगा, बंद कर देगा, जिसकी वजह से सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा और सोडियम एंड वाटर फिर से लूज होने लगेंगे। जो ओवरलोड हो गया था ब्लड में वाटर का, जिसकी वजह से हार्ट पे ओवरलोड पड़ गया था, ज़्यादा जोर पड़ गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा पंप करना पड़ेगा तो उसको, जितना ज़्यादा फ्लूइड आ जाएगा बॉडी में। तो अब ANP ने इसको एंटागोनाइज कर दिया रास सिस्टम को, और इसकी वजह से अब नाइट्रीयूरेसिस होने लगी। इसका N मतलब क्या है, नाइट्रीयूरेसिस। नाइट्री मतलब सोडियम, यूरेसिस मतलब यूरिन में बह जाना। सोडियम यूरिन में बहने लग गया, उसके पीछे पीछे वाटर भी बहने लग गया, और इस सिस्टम को शांत कर दिया गया। तो ये है कैसे रास सिस्टम एक्टिवेट होता है और कैसे उस पर कंट्रोल लगाया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या जेजी अपैरेटस में समान है। तो हमने देख लिया जेजी अपैरेटस के सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, जेजी सेल्स के पास क्या होता है, रेनिन। अब देखते हैं एल्डोस्टेरोन कैसे काम करता है। एल्डोस्टेरोन होता है, उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स, उन एक्सचेंजर्स को, उन सेल्स चैनल्स को क्या बोलते हैं, ENaC। ठीक है, तो यहीं पे बना लूँ अगर मैं, ये मैंने बनाया, कलेक्टिंग डक्ट में 2 चैनल्स बनाए हैं, एक है ENaC, एक है एक्वापोरिन। ENaC की फुल फॉर्म है एपिथेलियल सोडियम चैनल। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे ब्लड था, ओके, तो हमने देखा कि एल्डोस्टेरोन ब्लड में रिलीज़ होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ब्लड साइड से, कौन से साइड से आएगा, जो बेजोलेटरल साइड है ना सेल की, वहाँ से आएगा और इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई सोडियम को रीअब्जॉर्ब करो। नाउ चैनल्स का नाम इम्पोर्टेंट और ये क्या क्या फंक्शन होता है। तो एल्डोस्टेरोन के मेनली 2 चैनल्स पे इसका एक्शन होता है। एक तो ENaC पे, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट है, उससे क्या करवाता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है। उसी के साइड में एक और चैनल होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको, ROMK। ये भी एक बार का क्वेश्चन था कभी का। ठीक है, तो ये रोम के चैनल्स पे एक्ट करता है एंड इससे क्या करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है। हमें पता है ना एल्डोस्टेरोन का फंक्शन, हमें पता है एल्डोस्टेरोन के फंक्शन बेसिक एसिड बेस चैप्टर से। ठीक है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ENaC चैनल पे एक्ट करता है, कौन से, ENaC, जो कि कहाँ होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, कलेक्टिंग डक्ट में ENaC पे काम करता है और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेता है एंड उसके साथ साथ वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करा लेता है। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, BP इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है,
बट साथ ही साथ उसका इस चैनल पे भी एक्शन होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन को भी एक्सक्रीट कराता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन बीपी को तो बढ़ाता है बट हाइपोकलेमिया कराता है, क्योंकि पोटेशियम को एक्सक्रीट करा रहा है। साथ ही साथ H+ को भी लूज़ करा रहा है, जिसकी वजह से एसिड H+ एसिड है ना, एसिड कम हो जाएगा ब्लड में, तो जिसकी वजह से एल्कलोसिस हो जाएगी, एल्कलोसिस, ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी। तो एल्डोस्टेरोन का बीपी को इंक्रीज़ कराता है बाय दिस मैकेनिज्म, एंड हाइपोकलेमिया एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कराता है इन दोनों को एक्सक्रीट करा के। तो अगर कोई ट्यूमर हो जाता है, लेट से हमें पता है एल्डोस्टेरोन एड्रिनल से रिलीज़ होता है, तो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाता है अगर ट्यूमर में, ठीक है, एडिनोमा हो जाता है अगर एड्रिनल में, तो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव फंक्शन होएगा, एक्सेसिव बीपी बढ़ जाएगा और हाइपोकलेमिया हो जाएगा और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है एल्डोस्टेरोन का काम। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से उस पे काम करता है, चैनल्स पे, इनैक पे एंड रोमके पे, ओके, एंड कौन से सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन पे काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट। तो अब देखी जाए तो एल्डोस्टेरोन ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन कराता है वाटर की या फिर फैकल्टेटिव, ये कराता है फैकल्टेटिव। ये हमेशा काम नहीं करता है, जब बॉडी को ज़रूरत होती है वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की तब ये काम करता है, तो ये फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन में आता है, ओके। जबकि पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होती है जो वो आपकी कंपलसरी वाली होती है, ऑब्लिगेटरी। तो ये हमने देख लिया है एल्डोस्टेरोन का फंक्शन, इनैक पे काम करता है, सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है, रोमके पे एक्ट करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करा देते हैं। अब क्या होगा, एक दूसरा सिंड्रोम पढ़ा है, जैसे हमने वहाँ जिटलमैन पढ़ा था, सिमिलरली एक और पढ़ते हैं लिडल सिंड्रोम। एक्चुअली ये टोटल 3 सिंड्रोम होते हैं हमारे पास, तो हमने एक पढ़ लिया जिटलमैन। लिडल पढ़ते हैं। लिडल में क्या होता है, इनैक का गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है। जैसे जिटलमैन में तो म्यूटेशन हो गई थी, तो म्यूटेशन की वजह से वो चैनल काम नहीं कर रहा था, रीएब्जॉर्ब नहीं कर रहा था सोडियम क्लोराइड को। बट लिडल में खास बात क्या है कि ये म्यूटेशन होने की वजह से इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है, मतलब इस चैनल का एक्सेसिव फंक्शन बढ़ जाता है, तो ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, ठीक है। तो इनैक अगर ज़्यादा काम करेगा लिडल में, अगर हम देखें लिडल सिंड्रोम में क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन होता है, इस चैनल का फंक्शन बढ़ जाता है, कौन से का, इनैक का। अब ये ज़्यादा ही वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा ही सोडियम रीअब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। तो जिटलमैन से लिडल कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिटलमैन में बीपी कम हो रहा था क्योंकि सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, तो उसमें बीपी लो का सिम्टम देखने को मिलता है, लेकिन लिडल में हमें बीपी हाई मिलेगा नॉर्मली। तो अगर किसी बच्चे में लिडल सिंड्रोम है तो उसमें बचपन से ही बीपी हाई मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही काम कर रहा है चैनल। अब हमारी बॉडी में तो ये तभी काम करेगा ना जब एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा या रास एक्टिवेट होएगा, ठीक है, ताकि बीपी को नॉर्मल कर दिया जाए। बट ये तो हमेशा ही एक्टिव रहेगा बच्चे में, लिडल वाले में। तो ये गेन ऑफ म्यूटेशन का एग्जाम्पल आता है, तो उस वाले में बच्चे में हमेशा बीपी बढ़ा रहेगा। अच्छा, एल्डोस्टेरोन हो गया। अब देखते हैं एडीएच। एडीएच किस पे काम करता है, एडीएच काम करता है आपका दूसरे रिसेप्टर पे, जिसको बोलते हैं हम एक्वापोरिन 2। तो कलेक्टिंग डक्ट में हमने इनैक एंड रोम के देख लिया, इन पे कौन 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 काम करता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन करता है इन पे काम, ओके। एक्वापोरिन 2 एक दूसरा चैनल होता है, इस पे काम करता है आपका एडीएच। एडीएच क्या करता है, एक्वापोरिन 2 चैनल्स को इंसर्ट कर देता है, बढ़ा देता है कलेक्टिंग डक्ट में। और एक्वापोरिन का जैसा कि काम कह रहा है, पोर्स मतलब छेद होता है, एक्वा वाटर, ये ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सिर्फ। तो इनका मेन काम क्या होता है, ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन, नो सोडियम। जबकि एल्डोस्टेरोन तो सोडियम के साथ वाटर करा रहा था, तो ये भी ध्यान रखना है कि एक्वापोरिन है जो ओनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। ये भी कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट है, ये भी फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक एपिकल साइड एंड बेसोलेटरल साइड और देखते हैं। अगर हम देखें एक्वापोरिन 2 को, तो ये है एक्वापोरिन 2 चैनल, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि अगर एल्डोस्टेरोन आता है इन दोनों चैनल्स को स्टिमुलेट करने, तो उसका जो रिसेप्टर होता है ना, वो इस साइड प्रेजेंट होता है। अब हमें पता है कि अगर किसी रिसेप्टर की 2 साइड होती है, जो ल्यूमन की साइड होती है उसको हम कौन सी साइड बोलते हैं, एपिकल साइड, राइट। और जो सेल साइड होती है उसको कौन सी साइड बोलते हैं हम, बेसोलेटरल साइड।
ठीक है, हमें पता है ना, हमने SGLT और ग्लूट वगैरह पढ़ते हैं हम, तो SGLT हमेशा एपिकल साइड होता है। सिमिलरली एल्डोस्टेरोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो बेसोलेटरल साइड होते हैं, जबकि एक्वापोरिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो एपिकल साइड होते हैं। किस साइड होते हैं? एपिकल साइड होते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ लिखा है कि एक्वापोरिन 2 होते हैं ना वो एपिकल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है फ्री वाटर क्लियरेंस का। फ्री वाटर क्लियरेंस का मतलब है, अब जो ये रिसेप्टर्स होते हैं इनकी हेल्प से वाटर क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फाइनल जो आपके पास यूरिन आएगी उसमें वाटर क्या होगा? पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? उसमें वाटर नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि सारा वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो गया। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस। मतलब मेन किडनी का काम क्या था? वाटर को रिमूव करना यूरिन से, यूरिन के रास्ते। ठीक है, मतलब नेफ्रॉन से अगर वाटर निकल रहा है तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव। अगर ये चैनल्स नहीं हैं, बंद हो गए हैं, या फिर किसी ड्रग की वजह से हमने ADH वगैरह को या फिर एल्डोस्टेरोन को बंद कर रखा है, तो जो यूरिन आएगी उसमें क्या आएगा? वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होएगा। ज़्यादा वाटर इन द यूरिन मतलब पॉजिटिव फ्री क्लियरेंस, और लो वाटर इन द यूरिन मतलब नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब वाटर लेस है यूरिन में। ये कब होगा? जब ADH ज़्यादा हो जाएगा। किस कंडीशन में ADH ज़्यादा होता है? SIADH। ठीक है, SIADH का अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है, इसमें SCADH में एक्सेसिव ADH होता है। एक्सेसिव ADH मतलब ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, तो ये BP बढ़ा देगा। जबकि दूसरी कंडीशन होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, उसमें ADH लो होता है, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसमें एक्सेसिव यूरिन आती है। तो ADH के 2 सिम्टम्स हो जाते हैं आपके पास, अगर हम लिखें तो। ADH में एक तो हो जाता है SIADH का सिम्टम, और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। SIADH में क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है ADH का लेवल। SIADH की फुल फॉर्म क्या है? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट। आई मतलब क्या है? इनअप्रोप्रिएट मतलब अप्रोप्रिएट ना हो, ज़्यादा हो SIADH। ज़्यादा SIADH मतलब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन। ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब ज़्यादा BP। ओके, तो इसकी वजह से यूरिन में क्या आएगा? यूरिन कैसी आएगी? कंसनट्रेटेड यूरिन आएगी, क्योंकि उसमें वाटर तो पहले ही रीअब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, अगर हम डायबिटीज़ इंसिपिडस की देखें, इसमें क्या होता है? ADH रिलीज़ ही नहीं होता है, ऊपर से पिट्यूटरी से ADH रिलीज़ ही नहीं होता है। तो ADH नहीं रिलीज़ होएगा तो वाटर नहीं रीअब्जॉर्ब होएगा, तो जिसकी वजह से ब्लड में क्या हो जाएगा? वाटर की कमी हो जाएगी। तो डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, वाटर कम हो जाएगा, तो BP का क्या हो जाता है? इसमें लो हो जाएगा। यूरिन कैसी आएगी इसमें? अब यूरिन से तो वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, ADH ही नहीं है, तो यूरिन कंसनट्रेटेड आएगी। ठीक है, यूरिन में सोडियम क्या आएगा? तो यूरिन इसको हम आगे देख सकते हैं कि सोडियम एंड वाटर का लेवल। ठीक है, तो ये 2 आ जाते हैं आपके पास ADH के डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हमने देख लिया ये एक्वापोरिन देख लिया, वाटर फ्री क्लियरेंस देख लिया। अब कलेक्टिंग डक्ट है जो, उस पर 3 हार्मोन एक्ट करते हैं। एल्डोस्टेरोन हमने देख लिया, कौन सा चैनल है? ENaC। ADH हमने देख लिया, कलेक्टिंग डक्ट पे कौन सा चैनल है? एक्वापोरिन 2। ANP हमने देखा कि इसका एंटागोनिस्ट था, ये भी नाइट्रोयूरेसिस कराता है, इसका भी रिसेप्टर कहाँ होता है? कलेक्टिंग डक्ट भी। ठीक है, अब हमने देखा RAS एंड ANP दोनों क्या है? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है, मतलब एक दूसरे को काम को रोकते हैं। RAS जब ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होने लग गया, ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा BP, तो हार्ट को लोड पड़ा। हार्ट ने क्या रिलीज़ करा? एट्रिया ने नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जिसने सोडियम को बहा दिया, नाइट्रोयूरेसिस करा दी, जिसकी वजह से BP नॉर्मलाइज हो गया। तो ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है दोनों।